हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। आपका जो दूसरा चैप्टर है 10th क्लास का, जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम ही है बहुपद। चैप्टर का ही नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है कि बहुपद होता क्या है, तब ना आगे उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बहुपद आखिर होता क्या है। जब तक आप बहुपद नहीं जानेंगे तो इस चैप्टर को आगे कैसे सीखेंगे? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। बहुपद कहते किसको है? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर या पूर्ण संख्या होल नंबर हो, उसे बहुपद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, इसको गंभीरता से एक बार देखिए। सबसे पहले वैसा बीजीय व्यंजक, जब इससे पिछले क्लास में हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में बातचीत कर चुके हैं। बीजीय व्यंजक तो आप लोग समझ ही चुके हैं। चलिए, तो वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? गणित की क्रिया चिन्ह युक्त अक्षरों तथा संख्याओं के सार्थक समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीजीय व्यंजक लिखेंगे और उस बीजीय व्यंजक में शर्त क्या होना चाहिए? तो उसका जो चर होगा उस चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए, अ मतलब नहीं, नॉन, ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए कितना ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग रियल नंबर पढ़े थे उसमें पूर्णांकों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उसका काम आज भी यहाँ पर हो रहा है, बार बार देख रहे हैं। तो व्यवस्थित ढंग से पढ़ना कितना ज़रूरी है, एक एक करके पढ़ना कितना ज़रूरी है। पहले फर्स्ट चैप्टर देन सेकेंड चैप्टर, तब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब जो स्टूडेंट पूर्णांकों को नहीं समझ रहा है उसको यहाँ भी दिक्कत होगी। फिर देखिए, ये सब है पूर्णांक, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये तो पूर्णांक हो गए। अब इसमें से कहता है और ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऋणात्मक है इसको हटा दीजिए, ये ऋणात्मक को हटा देते हैं। तो बच गया क्या सब? देखिए, 0 हो सकता है और धनात्मक हो सकता है। बहुत सारा बच्चा समझ लेता है और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक नहीं, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक को छोड़कर, यानी ऋणात्मक को काउंट नहीं करेंगे। तो किसको किसको काउंट करेंगे? धनात्मक को और 0 को। 0 और धनात्मक दोनों को मिलाकर बोलते हैं और ऋणात्मक। समझ गए बात को? तो देखिए, अब हम एक बीजीय व्यंजक यहाँ पर लिखते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे देखिए 2x + 3y, इस बीजीय व्यंजक को गौर से देखिए। इसके चर का घात क्या है? पहले बताइए, यहाँ पर चर कौन है? x और y। यहाँ घात कितनी है? 1। यहाँ घात कितनी है? 1। और आप देखिए कि 1 इस लिस्ट में से है या नहीं है? और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिस्ट में से। और ऋणात्मक को छोड़ दीजिए, ये तो खत्म हो गया। क्या बच गया? ये इसमें से ही इस चर की घात होनी चाहिए, कोई संख्या, कोई पूर्णांक। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। जैसे दूसरा उदाहरण अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 7y⁻20, ये आपको एक बहुपद है। क्या है ये? एक बहुपद है। -3x⁻2 + 5y⁻3 + 9z⁻700 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है? एक बहुपद है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये जो चर देख रहे हैं इसकी जो ये सब घातें हैं, ये घातें पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए या फिर पूर्ण संख्या। हाँ सही है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसको हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, होल नंबर्स भी बोलते हैं। 0 विथ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, और 0 को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या भी इसको कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? समझ में आ रही है मेरी बात? देखिए, तो ये हो गए आपको बहुपद के उदाहरण। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इस तरह से कुछ भी लिख दीजिए ना। 3xyz, ये एक बहुपद है। 2x² + 5x + 9, ये एक बहुपद है। ये सब क्या है?
बहुपद है। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब देखिए, अब इनको तो समझ गए कि ये सब बहुपद है। परीक्षा में जब आपकी बोर्ड परीक्षा होगी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बहुपद हैं। तो जब निम्नलिखित में से कौन से बहुपद हैं पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर कोई एक ही बहुपद होगा, बाकी तीनों तो बहुपद नहीं होगा। तो इसका मतलब कि परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पहचानने के लिए कहेगा कि पहचानिए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन बहुपद नहीं है। समझ रहे बात को? बहुपद है ये तो समझ गए, बहुपद है कैसे चेक करेंगे? तो चर को देखेंगे और उसकी घात को देखेंगे, चर को देखेंगे उसकी घात को देखेंगे। अगर चर की घात और ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है तो हम लोग कहेंगे हाँ बहुपद है। समझ रहे हैं? अब सवाल उठता है कि बहुपद अगर नहीं है तो वो कौन सा कंडीशन है? अब वो भी कंडीशन देखिए। जब बहुपद नहीं है, पहला कंडीशन देखिए, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे 2x पर पावर -3, अब बताइए क्या ये बहुपद होगा? इस लिस्ट में है -3, ये बहुपद नहीं होगा। एक कंडीशन सीख गए। दूसरा कंडीशन देखिए, 5y पर पावर 2/3, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? चेक करेंगे, चर y है, ठीक है, उसकी घात कितनी है? 2/3। क्या 2/3 इस लिस्ट में है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में कभी 2/3 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। समझ रहे बात को? चलिए देखिए, इसको देखिए, √x। अब यहाँ पर लग रहा होगा देखने में कि x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग घात के रूप में लिखेंगे तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं √2 का मतलब क्या? 2 पर पावर 1/2, ठीक ना? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे देखिए 0.5 और 1/2, इस दोनों में क्या अंतर है बताइए? दोनों एक ही चीज़ है। ये दशमलव के रूप में है और ये भिन्न के रूप में है, p/q के फॉर्म में है, ये डेसिमल के फॉर्म में है। इसमें दशमलव का प्रयोग हुआ, इसमें बटे का प्रयोग हुआ। समझ रहे मेरी बात को? ठीक उसी तरह ये जो रूप है ये करनी का रूप है और ये घात का रूप है। तो √2 को 2 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं, √3 को 3 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ये जो रूट देख रहे हैं इसका मतलब होता है पावर में 1/2। समझ रहे हैं बात को? ये सब तो चीज़ हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब देखिए, ठीक उसी तरह ये जो √x है, ठीक ना, ये भी हो जाएगा x की घात कितनी? 1/2। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब बताइए 1/2 इस लिस्ट में से है? नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि √x जो है वो बहुपद नहीं है। समझ गए? चलिए एक और जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है वो देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। यहाँ देखिए 1/x या 1/x²। समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर चर कौन है? x, उसकी घात कितनी है? 2 यहाँ पर मैच कर गया, वो कहते हैं कि ये बहुपद है। लेकिन ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ गौर से देखिए, ये जो x की घात 2 है ये दरअसल है कहाँ पर? अंश में या हर में? ये तो हर में है, नीचे में है। अगर इसको हम लोग अंश में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, देखिए x की घात 2 को अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात -2। हम लोग घातांक करने का नियम में पढ़े हैं ये चीज़ कि अगर 1/a पर पावर m रहे, अगर 1/a पर पावर m रहेगा तो इसको अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये a पर पावर -m हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर अगर नीचे में 1/a पर पावर -m रहेगा, नीचे में अगर माइनस वाला रहेगा तो इसको अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 1/a पर पावर क्या हो जाएगा? +m हो जाएगा। ये हम लोग सीख चुके हैं, घातांक का नियम जो है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी ये जो x की घात 2 है यानी x² है, इसको जब यहाँ नीचे हर से अंश में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये x की घात कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो है बहुपद नहीं है। आगे बात समझ में? तो देखिए अगर इस तरह से x पर निगेटिव पावर रहेगा तो कहेंगे बहुपद नहीं है। अगर चर पर बटे में पावर रहेगा 1/2 2/3 इस तरह से रहेगा
तो भी हम लोग कहेंगे कि बहुपद नहीं है। अगर चर जो है, वेरिएबल जो है, वो रूट के भीतर में रहेगा तो भी हम लोग कहेंगे कि वो बहुपद नहीं है। और अगर चर की घात और ऋणात्मक पूर्णांक है लेकिन वो अगर बटे में रहेगा, नीचे में अगर पावर रहेगा ये पूर्ण संख्या, तो भी ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो फाइनली ये निगेटिव इसका जो है एक्सपोनेंट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, नीचे में अगर निगेटिव रहेगा तो बहुपद हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा लिखा रहे 1/x पर पावर -3, ये लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग कहेंगे ये निश्चित रूप से बहुपद है। क्यों? क्योंकि x पर पावर जी -3 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये x पर पावर +3 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो बहुपद को अगर दिमाग में सेट करना है तो चर और उसकी घात, चर की घात को ध्यान में रखना है। मतलब यहाँ ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा, देखिए ना, ऐसे लिखा रहेगा 2x² + 5y पर पावर 9000 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुपद है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे इसी में अगर हम ऐसे करके लगा देंगे +√2x पर पावर 5 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुपद है। √2 से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 रूट के भीतर में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये x पर पावर 5 जो है ये रूट के भीतर में नहीं रहना चाहिए। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलिए अब और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। तो बताइए, सबसे पहले यहाँ तक तो समझ गए? चलिए बोलिए अब। अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 2x पर पावर 4 + 5 √x² + 3, तो बताइए क्या इसको आप बहुपद कहिएगा? क्या ये बहुपद होगा? बोलिए। तो हम लोग कहेंगे कि ये निश्चित रूप से बहुपद होगा, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ x² रूट के भीतर में है, लेकिन फाइनली ये x² जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्या बन के? x बन के। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बहुपद है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बहुपद होने में। समझ रहे मेरी बात को? देखिए ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ देखिए रूट के भीतर में चर है, लेकिन आखिर घात 2 वाला ना है वहाँ पर, तो 2 घात है, चूंकि x की पावर 2 है यहाँ पर, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा x बनकर। लेकिन अगर यहाँ 3 घात वाला रहता, ऐसे करके अगर रूट के अंदर में x की पावर 3 रहेगी, तब हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये तब नहीं निकलेगा रूट से। तब होगा क्या? इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे x × x × x, और फाइनली होगा क्या? ये 2x जो है ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये x रूट के भीतर में ही रह जाएगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये बहुपद नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम? बहुपदों को तो पहचानने के लिए सीख ही चुके हैं अब आप लोग। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या ये बहुपद है? 2x³ + 4x² + 9x/2x, क्या ये बहुपद है या नहीं है? बता सकते हैं इसको? बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ऊपर वाला तो सब ठीक है, यहाँ x पर पावर 3 है, x पर पावर 2 है, यहाँ x की घात 1 है, बिल्कुल सही है। नीचे में प्रॉब्लम है, यहाँ x की घात 1 है, और अगर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो x पर पावर -1 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो x की घात -1 हो जाने के वजह से ये फाइनली बहुपद नहीं होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गौर से देखिए, ये जो 2x है, इस 2x से भाग लग रहा है किस में? इसमें या फिर तीनों में? तो तीनों में भाग लग रहा है, तो तीनों में भाग लग रहा है, तो तीनों को अलग अलग भाग कर दीजिए। तो इसमें भी आप 2x से भाग दे दीजिए, इसमें भी आप 2x से भाग दे दीजिए, और इसमें भी आप 2x से भाग दे दीजिए। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ इससे ये कट जाएगा तो बचेगा x²। देखिए ना, ये 2 से 2 कट गया, एक x तो इसमें से कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और एक x भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। 2 से 9 में तो भाग नहीं लगेगा, ये 9/2 ही रहेगा, लेकिन x से ये x कट जाएगा। तो अब आप फाइनली इसको देखिए, चर की घात 2 और ऋणात्मक पूर्णांक है, चर की घात 1 और ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ चर नहीं है तो यहाँ चर की घात 0 है, वो भी और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब बताइए क्या ये बहुपद है? निश्चित रूप से ये बहुपद है। जो यहाँ देखने में नहीं लग रहा था बहुपद के जैसा, वो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुपद है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम?
चलिए एक दो बात और बता देते हैं बहुपद से रिलेटेड। यहाँ देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ रहेगा इस तरह से 2x + 3, तो बताइए क्या इसको आप बहुपद कहिएगा? निश्चित रूप से इसको बहुपद कहेंगे। देखिए आप ये कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ना, x की घात को देखिए, चर की घात को देखिए, चर x है, घात 1 है और ऋणात्मक पूर्णांक है, घात हो गया बहुपद। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा 2x + 3y, तो क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद है। यहाँ भी x की घात 1 है, y की घात 1 है, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुनिए ध्यान से, अब इन दोनों में एक दिक्कत है या फिर एक अंतर है। अंतर क्या है कि ये जो बहुपद देख रहे हैं, इस बहुपद में कितने चर हैं? 2 चर हैं। और ये जो बहुपद देख रहे हैं, इस बहुपद में कितने चर है? 1 चर है। आ गई बात समझ में? देखिए बहुपद तो ये भी है 3xyz, ये भी बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में कितने चर हैं? 3 चर हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 चर वाला, 3 चर वाला, 5 चर वाला, 10 चर वाला, ये भी बहुपद है। और ये जो देख रहे हैं 1 चर वाला, ये भी बहुपद है। तो 10वां क्लास में, 10th क्लास में आप लोगों को जनरली यही पढ़ने के लिए है, 1 चर वाला बहुपद। समझ के मेरी बात को? 10th क्लास में जो हम लोगों को पढ़ना है वो जनरली 1 चर में बहुपद होगा। चाहे वो जरूरी नहीं कि x में ही हो, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए 7z³ - 3z, ये भी बहुपद हो सकता है। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या? इसमें 3 चर का इस्तेमाल किया गया, इसमें 1 ही चर का इस्तेमाल किया गया। दोनों जगह z है, उसमें x भी है, y भी है, z भी है। तो हम लोग जनरली इस टाइप के बहुपद को पढ़ते हैं जिसमें 1 चर हो। आ गई बात समझ में? अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए, ये तो समझ गए, ये भी बहुपद है, ठीक ना? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। अब देखिए, ये जो बहुपद देख रहे हैं आप, ये बहुपद, इस बहुपद का नामकरण भी किया जाता है, उसका कुछ नाम भी रखा जाता है। समझ गए? जब अब आप आगे सवाल बनाइएगा तो 2 बहुपद, 3 बहुपद, 4 बहुपद आएंगे आपको एक एक क्वेश्चन में, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुपद का नाम रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर मान के चलिए इतना लंबा बहुपद है, तो जैसे देखिए, अगर इतना लंबा बहुपद है 2x⁴ + 3 या 2y⁴ कर दीजिए, -3y³ + 7y² -√3y + 5। देखिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक ना? तो ये सारा 1 चर वाला बहुपद है। इसमें 1 चर है x, इसमें 1 चर है z और इसमें 1 चर है y। तो इतना बड़ा बहुपद आपको बार बार लिखने में असुविधा होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बहुपद का नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण जनरली किससे किया जाता है? p से किया जाता है। p फॉर पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। तो जनरली इस बहुपद का नाम में हम लोग क्या रख देते हैं? p रख देते हैं। समझ गए बात को? अब देखिए, सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो नहीं काम चलेगा, इसके साथ साथ हम लोग इस तरह से एक ब्रैकेट में आगे में x लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? x लिख देते हैं। अब कहिएगा इसका क्या मतलब हुआ और इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए, p तो इस बहुपद का नाम हो गया, और ये x लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो बहुपद है वो बहुपद किस चर में है? x चर में है। आई बात समझ में? p फॉर पॉलिनोमियल, ये x डिनोट करता है ये किस चर में है बहुपद, तो x चर में है, और इसको पढ़ते हैं p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। x का एक पॉलिनोमियल है ये 2x + 3। आई बात समझ में? चर x में एक पॉलिनोमियल है। अब जैसे मान के चलिए आपको इस बहुपद को लिखना है, तो इसका भी नाम हम लोग रख देंगे p, ठीक ना? लेकिन किस चर में है ये? z में, तो ये हो जाएगा p ऑफ z। इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ z, p ऑफ z। समझ रहे मेरी बात को? उसी तरह, ठीक इसी तरह इसका भी नाम क्या रखेंगे हम लोग? p, और यहाँ कौन से चर में? ये पॉलिनोमियल y में है, तो इसलिए हम लोग इसका नामकरण इस तरह से कर देंगे p ऑफ y। समझ गए? आ गई बात समझ में? चूंकि हम लोगों को एक ही चर वाले बहुपद को यहाँ पर जनरली पढ़ना है, इसलिए उसके नामकरण में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। p ऑफ y मतलब y में एक बहुपद, p ऑफ z मतलब z में एक बहुपद, और p ऑफ x मतलब x में एक बहुपद। एक प्रॉब्लम यहाँ पर और आएगी। मान के चलिए एक सवाल आया जिसमें 2 बहुपद हो जाए। जैसे 2 बहुपद है, एक बहुपद है x² + 3x + 5, एक ही क्वेश्चन में, और उसी क्वेश्चन में एक और बहुपद हो जाए x + 2, ठीक?
अब आप एक काम कीजिए, इसका भी नाम रखिएगा p और x बहुपद में है तो इसको भी p ऑफ x कहेंगे। इसका भी नाम रखिएगा p और x चर में है, इसको भी p ऑफ x ही कहेंगे। देखिए ध्यान से, इस बहुपद में भी चर कौन है x, इस बहुपद में भी चर कौन है x, तो x तो दोनों जगह होगा। अब दोनों का नाम p ही रख दीजिएगा। तो अब बताइए p ऑफ x कहने से इसका बोध होगा कि इसका बोध होगा, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम g ऑफ x कर देंगे। समझ रहे हैं, इसका नाम r ऑफ x कर सकते हैं, इसका नाम f ऑफ x कर सकते हैं। समझ गए बात को। तो अगर एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा x वाला बहुपद, एक से ज़्यादा वाला y वाला बहुपद आने लगे एक ही चर में, तो हम लोग उसके नाम को इस तरह से बदल देते हैं, p की जगह g कर देते हैं, r कर देते हैं, f कर देते हैं। आ गई बात समझ में। लेकिन जनरली p फॉर पॉलिनोमियल होता है ना, तो बहुपदों का नाम भी जो है वो p ऑफ x ही रखा जाता है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब हम लोग बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बहुपद के प्रकार पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी अभी जो हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं उसका जो आधार है वो दरअसल पद के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। पद है उसका आधार, ठीक ना, पद, टर्म। याद कीजिए, हम लोग इससे पहले पद पढ़ चुके हैं, सजातीय पद, विजातीय पद, बीजगणितीय पद पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार है इसको समझना बहुत ही आसान है, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। जैसे देखिए, आप याद कीजिए पद के बारे में क्या बताए थे, बताइए। अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा x तो ये कितने पद, एक पद कि दो पद, एक पद। अगर इसमें हम 2 लगा देंगे आगे में तब एक या दो पद, अभी भी एक पद। अगर हम यहाँ भाग में 3 दे देंगे तो कितने पद, अभी भी एक पद। समझ रहे बात को। लेकिन अगर यहाँ जोड़ में हम यहाँ पर y लगा देंगे तब अब इसमें कितने पद हो जाएंगे, अब इसमें 2 पद हो गए। याद आया। तो पद को तो समझ रहे हैं इससे पहले। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार है, सबसे पहला है एक पदी बहुपद। नाम से ये स्पष्ट है, एक पदी, यानी वैसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, सिर्फ एक पद हो। समझ रहे हैं मेरी बात को। मोनोमियल, नाम ही देखिए, इसका नाम है मोनोनोमियल, उसी को संक्षिप्त में मोनोमियल भी बोलते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक ना। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। बिल्कुल आसान डेफिनेशन, इसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर, इसमें कितने पद हैं, एक पद, इसमें एक पद, यहाँ एक पद। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बताइए इसमें कितने पद हैं, एक ही पद है। ये सारे के सारे आपस में गुना हो रहे हैं। अगर गुना हो जाएगा तो एक पद होगा, भाग होगा तो भी एक पद होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। बीच में जोड़ घटाव आएगा तभी पद सेपरेट होगा। कोई प्रॉब्लम। ठीक उसी तरह जैसे एक पदी बहुपद को समझ गए, उसी तरह द्विपद बहुपद है और त्रिपद बहुपद है। द्विपद बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। बाय मतलब दो, द्वि मतलब दो, दो पद वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। देखिए इस बहुपद में कितने पद हैं, 2 पद हैं, यहाँ 2 पद, यहाँ 2 पद, हो गया। कुछ है इसको समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए त्रिपद बहुपद, त्रिपद, त्रि मतलब 6, त्रि मतलब कितना होता है, 3। ट्राई मतलब भी कितना होता है, 3। ये ट्राई मतलब 3। नोमियल, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें 1 2 3, 3 ठो पद है, 1 2 3, 3 पद है, यहाँ भी 3 पद है। दिक्कत हो रही है समझने में। एक पद रहेगा तो एक पदी बहुपद, 2 पद रहेगा तो 2 पदी बहुपद, 3 पद रहेगा तो त्रिपद बहुपद। अब आप कहेगा कि सर हो गया इतना ही नहीं, 4 पद रहेगा तो कहेंगे 4 पद वाला बहुपद, 5 पद रहेगा तो कहेंगे 5 पद वाला बहुपद, 6 पद रहेगा तो कहेंगे 6 पद वाला बहुपद। ये जो बहुपद का प्रकार आप लोग पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ज़्यादा मायने रखता है बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। इसके बाद हम लोग घात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे, और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे समझ में आ रही है मेरी बात। ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये तो बहुत एकदम बच्चों जैसी बात है। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें 2 पद होता है उसको द्विपद, जिसमें 3 पद होता है उसको त्रिपद। बस याद रख लेना, अंग्रेजी में एक पद वाले को मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब एक तो हम लोग जानते ही है, बाय मतलब 2 तो जानते ही है, ट्राई मतलब 3 तो जानते ही है। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। समझ गए बात को, कोई दिक्कत।
तो ये पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग घात के आधार पर बहुपद की प्रकार को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।